सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। ये हमारे CSS का फोर्थ पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम CSS बॉक्स मॉडल और CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सीखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है CSS बॉक्स मॉडल, जिसमें हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। पहला है कंटेंट, दूसरा पैडिंग, तीसरा बॉर्डर और चौथा मार्जिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंटेंट। तो कंटेंट क्या होता है? तो कंटेंट हर वो एलिमेंट है जिसे हम HTML टैग का यूज़ करके अपने वेबसाइट पर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करके पैराग्राफ अपने वेबसाइट पर शो करते हैं, तो वो जो पैराग्राफ है जो वेबसाइट पे शो हो रहा है वो एक कंटेंट हो गया। सिमिलरली, अगर हम कोई इमेज अपने वेबसाइट पर शो करते हैं तो इमेज हमारे वेबसाइट का कंटेंट हो गया। अब इसी कंटेंट वाले पार्ट में हम विड्थ और हाइट अप्लाई करते हैं। मतलब क्या कि जब भी हम विड्थ और हाइट अप्लाई करेंगे तो वो इस कंटेंट वाले पार्ट में अप्लाई होगा। ओके, तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को रेड बॉक्स से शो कर देते हैं। तो ये जो रेड बॉक्स है ये हमारे कंटेंट का बॉक्स हो गया। देन आता है हमारा पैडिंग। तो पैडिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अब ये जो कंटेंट है ये ऑलवेज क्या होगा, एक बॉक्स में स्टोर्ड होगा। ओके, अब इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी हम अपने वेबसाइट पे इमेज शो करते हैं, यानी कि ये हमारा इमेज हो गया किसी भी पर्सन का। अब जब भी इस इमेज को हमें अपने वेबसाइट पे शो करना होगा तो होता क्या होगा कि इस इमेज के लिए पहले तो एक बॉक्स बन जाता होगा और इस बॉक्स में इस इमेज को स्टोर कराया जाता होगा। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट होता है उसे हमारे वेबसाइट में एक बॉक्स में स्टोर कराया जाता होगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि पैडिंग क्या होता है। तो हमारा ये जो एलिमेंट इस बॉक्स में स्टोर कराया गया था, और अगर हम चाहते हैं कि इस एलिमेंट को, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट था, इसे कुछ स्पेस मिल जाए इस बॉक्स के अंदर ही। कहने का क्या मतलब ये जो हमारा कंटेंट था, हम ये चाहते हैं कि ये कंटेंट जिस कंटेनर में स्टोर हुआ है उस कंटेनर में ही इसे एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिल जाए। स्पेसिंग का क्या मतलब कि ये कुछ ऐसे स्टोर हो, यानी कि येलो वाला हो गया हमारा कंटेनर और ये रेड वाला हो गया हमारा कंटेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि कंटेंट और कंटेनर के बीच एक इंटरनल स्पेसिंग मिल जाए तो उसे हम पैडिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं। ओके, यानी कि ये पैडिंग क्या है? तो स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। और अभी हमने बॉर्डर को नहीं समझा, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर की जगह कंटेनर शब्द का यूज किया। फर्दर हम देखें कि पैडिंग क्या कंट्रोल करता है, तो इट कंट्रोल्स इनर वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का क्या मतलब? जो कंटेनर और कंटेंट के बीच का स्पेसिंग है उसे ये पैडिंग कंट्रोल करता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम समझ लेते हैं ये बॉर्डर क्या होता है। तो अब बॉर्डर क्या होता है? तो ये जो येलो लाइन है, यानी कि जो कंटेनर का एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम बॉर्डर कहते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। देन मार्जिन। मार्जिन क्या है? तो हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पर है और ये एक कंटेनर में स्टोर्ड है। सिमिलरली एक कंटेनर यहाँ पर है जिसमें कि एक एलिमेंट स्टोर्ड है। अब इन सारे एलिमेंट्स का जो बीच का स्पेसिंग है इसे हम कहते हैं मार्जिन। ओके, आई होप आपको मार्जिन भी क्लियर होगा। एक बार इन चारों को अच्छे से और समझ लेते हैं। पहले कंटेंट क्या? तो कंटेंट हमारा हर वो एलिमेंट जिसे हमने HTML टैग के थ्रू अपने वेबसाइट पे ऐड किया हो। देन वो हर एक एलिमेंट जो है एक कंटेनर के अंदर स्टोर होता है, जिसके बीच की स्पेसिंग जो है पैडिंग के थ्रू कंट्रोल होती है। देन आता है हमारा बॉर्डर, जो हमारे हर एक एलिमेंट का आउटर बाउंड्री होता है। उसके बाद आता है हमारा मार्जिन, जो कि हर एक एलिमेंट के बीच का स्पेस होता है। आई होप आपको ये चारों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, बॉक्स मॉडल को वेबसाइट के थ्रू और भी अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको कोई भी वेबसाइट पे आ जाना है और कहीं भी राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको बॉटम में ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे क्लिक करना है। देन आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको अपना माउस किसी भी एलिमेंट पे हवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट पे हवर करता हूँ और आपको यहाँ क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल करके जब आप एकदम बॉटम में आ जाएंगे तो आपको ये एक बॉक्स दिखेगा यहाँ पे। तो इस बॉक्स के थ्रू हम अपने बॉक्स मॉडल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है अंदर में, जब भी आप इस पे माउस ले जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल शो हो रहा है। वो रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है? हमारे कंटेंट को शो कर रहा है। देन जब हम पैडिंग पे हवर करते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल शो हो रहा है और वो ग्रीन कलर उस एलिमेंट के पैडिंग को शो कर रहा है, यानी उस एलिमेंट के अंदर इंटरनली कितना स्पेस उसे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस एलिमेंट को सिर्फ टॉप से पैडिंग दिया गया है। देन जब आप बॉर्डर पे हवर करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा, यानी इस एलिमेंट को कोई भी बॉर्डर नहीं दिया गया। देन जब आप मार्जिन पे हवर करेंगे तो आपको स्किन कलर के 2 रेक्टेंगल शो हो रहे होंगे, टॉप में और बॉटम में, जो क्या शो करता है कि इस एलिमेंट को टॉप से और बॉटम से ही मार्जिन मिला है, लेफ्ट राइट से नहीं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और अगर आपको बॉक्स मॉडल अब भी क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे
करेंगे, अपने VS कोड में आ जाएंगे और एक HTML फाइल बना लेंगे, जिसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक div बनाएंगे और इस div में हम कोई भी एक कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो कि हम पैराग्राफ टैग से कोई भी कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज अ कंटेंट। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पैराग्राफ को स्टाइलिंग देंगे। स्टाइलिंग कैसे देंगे, तो कंटेंट को तो हमने समझ लिया कि कंटेंट क्या है। ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है यही हमारा कंटेंट है, यानी ये जितना स्पेस घेर रहा है ये हमारा कंटेंट हो गया। देन हम पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन को समझना है, तो हम इन्हीं तीनों के लिए स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं अपने स्टाइल शीट पे और पहले तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं P टैग के थ्रू। देन पैडिंग के लिए हम सिंपली लिख देंगे पैडिंग और इसकी वैल्यू हम क्या देंगे, तो वैल्यू के लिए हम कोई भी नंबर लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल 20 एंड इसके बाद हम लिखेंगे एक यूनिट। अब यूनिट क्यों, तो फ्रेंड्स जब भी आपको कोई लेंथ नापना होता है तो आप कैसे नापते हैं, आप या तो उसे मीटर में नापते हैं या तो किलोमीटर में। तो मीटर या किलोमीटर वहाँ क्या हो गया, वो यूनिट हो गया। किसका यूनिट, लेंथ का यूनिट। सिमिलरली अगर आपको वेट नापना होता है तो आप उसे ग्राम्स या किलोग्राम्स में नापते हैं, तो ग्राम या किलोग्राम्स क्या हो गया, वो यूनिट हो गया वेट के लिए। सेम यहाँ पर अगर हमें पैडिंग देना है तो हम उसे एक यूनिट देंगे और यहाँ पर वो यूनिट क्या है, तो वो है px यानी कि पिक्सल। इसका मतलब क्या कि हमने पैराग्राफ को पैडिंग दिया 20 पिक्सल के जितना। ओके, पिक्सल आपको पता होगा कि स्क्रीन का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और आई थिंक हमें उस डोमेन में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इतना समझ सकते हैं कि यहाँ हमने पिक्सल का यूनिट दिया। सेम एक और यूनिट होता है रैम का, यानी कि हम यहाँ पर रैम में भी यूनिट लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 रैम। और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1 रैम इक्वल टू होता है 16 पिक्सल्स। ओके, और इस यूनिट को हम फर्दर बाद में भी एक्सप्लोर करेंगे, अभी के लिए हमें सिर्फ पिक्सल को जानना है। तो पैडिंग हमने दिया 20 पिक्सल्स का। इसके बाद हम एक मार्जिन दे देते हैं जो कि अगेन हम 20 पिक्सल दे सकते हैं। तो मार्जिन और तो पैडिंग और मार्जिन देने का ये तरीका होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद बॉर्डर देने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं बॉर्डर और एक कोलन। इसके बाद यहाँ पर हमें 3 चीजें डिफाइन करनी होती है। पहला क्या होता है, पहला हम कोई भी यूनिट लिख सकते हैं जैसे 2 पिक्सल। अब ये 2 पिक्सल क्या डिनोट करेगा, तो ये 2 पिक्सल जो है ये बॉर्डर की थिकनेस को बताएगा। इसके बाद हमें डिफाइन करना होगा कि वो बॉर्डर कैसा होगा, यानी हमें एक कंप्लीट सॉलिड बॉर्डर चाहिए या हमें डॉटेड बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड। मतलब क्या कि हमें यहाँ पर एक सॉलिड बॉर्डर चाहिए। देन उस बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कलर भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ब्लैक लिख देता हूँ और दैट्स इट। यहाँ पर हमने 3 चीजें डिफाइन की। पहला कि हमें उस बॉर्डर की थिकनेस क्या चाहिए, देन वो बॉर्डर कैसा होना चाहिए, देन उस बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए। इतना करते ही अब हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट पे और इसे एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये अब कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस वेबसाइट पे करेंगे राइट क्लिक और जाएंगे इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे। इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे हम इस कर्सर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इस एलिमेंट पे हवर करके हम कर देंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ आएंगे और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हम इस बॉक्स मॉडल को समझेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉक्स मॉडल किस तरह से शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स पहले ये जो हमारा बॉर्डर है ये हमारा होल एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट में ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा कंटेंट है और इस कंटेंट को हमने चारों तरफ से 20 पिक्सल का पैडिंग दिया है जो कि कुछ इस तरह से शो हो रहा है। देन हमने 2 पिक्सल की थिकनेस का एक बॉर्डर दिया। आप अगर चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसे 12 पिक्सल भी कर सकते हैं। तो ये इतना थिक हो गया। ओके, तो बॉर्डर हमने कुछ ऐसे दिया। देन हमने 20 पिक्सल का मार्जिन दिया चारों तरफ से और ये मार्जिन क्या है, ये मार्जिन बाकी एलिमेंट से इसकी स्पेसिंग डिफाइन करता है, यानी जितनी दूर ये मार्जिन है उतनी दूर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, उससे हट कर ही एलिमेंट ऐड होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये बॉक्स मॉडल क्लियर होगा। और यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर पैडिंग इक्वल टू हमने लिखा 20 पिक्सल जो कि चारों तरफ से सेट हो गया। और अगर आप चाहें तो ये पैडिंग आप चारों तरफ से अलग अलग भी दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या, आपको सिंपली लिखना है पैडिंग, देन एक हाइफन दे के आपको लिखना है लेफ्ट, देन कोलन। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी पैडिंग डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, तो ये पैडिंग लेफ्ट का पैडिंग हो गया। सिमिलरली आप राइट पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग राइट, इसे हम 30 पिक्सल कर देते हैं। देन हम पैडिंग टॉप दे सकते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं इसको, एंड पैडिंग बॉटम इसे 50 पिक्सल कर देते हैं हम। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो ये कुछ ऐसे शो हो रहा है। और अब अगर हम अपने बॉक्स मॉडल पे जाएं और पैडिंग पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट से है 20, राइट से 30, टॉप से 40 एंड बॉटम से 50। तो आप ऐसे डिफरेंट तरीके से भी पैडिंग दे सकते हैं। सेम तरीका हम बॉर्डर और मार्जिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तब क्या, हम यहाँ पर बॉर्डर चाहे तो सिर्फ बॉर्डर टॉप भी दे सकते हैं। इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सिर्फ टॉप पे बॉर्डर अप्लाई हुआ। सिमिलरली हम चाहे तो बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, इन चारों का यूज करके अलग अलग बॉर्डर भी दे सकते हैं। सिमिलरली हम मार्जिन के लिए भी वही काम कर सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन राइट। और फ्रेंड्स एक और चीज, आपको अगर डिफरेंट पैडिंग देना है तो आपको ये 4 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली
पैडिंग लिख सकते हैं। देन आपको कुछ ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में घूमना होगा। मतलब क्या कि आपको टॉप से शुरू करना होगा, टॉप से आप जाएंगे राइट बॉटम लेफ्ट। ये साइकिल आपको याद रखना होगा, क्या टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो आप 4 यूनिट्स डिफाइन करोगे, क्या 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। अब इसका क्या मतलब, तो ये 20 पिक्सल टॉप का पैडिंग हुआ, 30 पिक्सल राइट का पैडिंग, 40 पिक्सल बॉटम का पैडिंग और 50 पिक्सल लेफ्ट का पैडिंग। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम रिजल्ट हमारे पास सामने आया, 20, 30, 40, 50। और अगर आपका पैडिंग कुछ ऐसा है कि टॉप और बॉटम का पैडिंग सेम है 20 पिक्सल और राइट और लेफ्ट का पैडिंग सेम है यानी 30 पिक्सल, तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, इन दोनों लास्ट वाले को हटा सकते हैं। ओके, यानी इसका मतलब क्या कि अगर आपने 2 ही पैडिंग डिफाइन की तो इसका मतलब ये कि टॉप और बॉटम का पैडिंग ये होगा यानी 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट का पैडिंग ये होगा यानी 30 पिक्सल। तो आई होप आपको ये तरीका भी क्लियर होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप मार्जिन एंड बॉर्डर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद हम एक और चीज समझ लेते हैं जो कि है बॉर्डर रेडियस का। अब बॉर्डर रेडियस क्या होता है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बॉर्डर है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस डिफाइन करते हैं, तो बॉर्डर बाद देंगे हाइफन और लिखेंगे रेडियस। इसमें भी सेम हम कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल। और ये क्या करेगा, ये हमारे बॉर्डर में कर्व अप्लाई कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाए तो ये हमारा बॉर्डर जो है ये कुछ स्मूथ हो गया है। इसकी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने कर दिया 13 पिक्सल, तो ये हमारा बॉर्डर जो है ये थोड़ा कर्व हो गया। और अब ये जो हमारा एलिमेंट है ये काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, यानी पहले हमारा एलिमेंट था कुछ ऐसा और ये अब हो गया ऐसा। तो फ्रेंड्स अगर हमें अपने एलिमेंट को कर्व बॉर्डर देना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमें अपने बॉर्डर में कर्व देना है तो हम पिक्सल यूनिट का यूज करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है ये स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में ना होकर सर्कल के शेप में हो, तो हम यहाँ पर परसेंटेज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 13 पिक्सल ना यूज करके अगर हम 13% लिखते हैं तो ये कुछ सर्कल की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये कुछ सर्कुलर बॉर्डर की तरफ बढ़ेगा। और अगर आपको ये विजिबल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे आप 20 पिक्सल करें तो ये कुछ ऐसे राउंडेड होते जा रहा है। सेम अगर हम 25% कर दें तो ये कुछ इतना राउंड हो गया। और इससे अगर हम 50% कर दें तो ये पूरा एक ओवल शेप का हो गया। और अगर आप इसका विड्थ और हाइट सेम रखते हैं तो ये कंप्लीट सर्कल की तरह शो होगा। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। और एक और बात, अगर आपको अपने कंटेंट में कोई भी विड्थ या हाइट देना है तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना होता है विड्थ और इसका वैल्यू सेट करना होता है सिमिलरली ऐसे ही। आप कोई भी नंबर लिख के और एक यूनिट दे देंगे। तो मैं इसका विड्थ सेट कर देता हूँ 30 पिक्सल एंड इसका हाइट सेट कर देता हूँ सेम 40 पिक्सल। आप विड्थ और हाइट कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं और ये करते ही हमारा जो ये एलिमेंट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अब ये जो है सर्कुलर जैसा शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चारों बॉक्स मॉडल क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स अब है हमारा CSS फ्लेक्स बॉक्स जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखा है। अब आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैं इस नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उसे आपको डाउनलोड करना है और इन तीनों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है जिसे पढ़ के आपको फ्लेक्स बॉक्स का थियोरी क्लियर होगा। और फ्रेंड्स फ्लेक्स बॉक्स को हम कोड के थ्रू समझेंगे, तो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो फ्रेंड्स फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इस डिव में हमने क्या किया था, एक पैराग्राफ टैग क्रिएट किया था। इससे अब हम बहुत सारे कुछ इतने पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कितने पैराग्राफ टैग हो गए, कुछ इतने सारे पैराग्राफ अब हमें दिख रहे हैं। अब अगर हम क्या चाहते हैं कि ये सारे पैराग्राफ टैग्स एक सिंगल लाइन में शो हो और सिंगल लाइन में शो होते होते जब ये यहाँ तक भर जाएं और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ टैग्स बच जाएं तो नेक्स्ट लाइन से वो शो होना शुरू हो जाएं, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं। और इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डिव को स्टाइलिंग देंगे। ओके, यानी जिस डिव में ये सारे पैराग्राफ टैग्स स्टोर हैं। तो हम पहले तो div टैग को सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले और इसकी वैल्यू देंगे हम फ्लेक्स। ये करते ही हमारा ये जो div है ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा। और अब अगर आप देखें तो ये जो सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स थे ये सारे एक लाइन में शो हो रहे हैं। और जैसा कि हम चाहते थे कि ये यहाँ तक अगर फिल हो गए तो ये जो बाकी ये जो बच गए ये सारे पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाए, तो ये तो नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं फ्लेक्स रैप और इसकी वैल्यू देते हैं हम रैप। इसका क्या मतलब, फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप कहने का मतलब कि जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स था अगर उसमें एलिमेंट्स जो हैं कॉलम वाइज स्टोर हैं और कॉलम की वैल्यू भर गई हो तो उन एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दें। और अगर आपको इसका मतलब ना समझ में आया हो तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि जो एलिमेंट यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहे थे उन्हें ओवरफ्लो ना करने दिया जाए, उन्हें नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दिया जाए। फ्रेंड्स आई होप आपको फ्लेक्स बॉक्स का मतलब क्लियर होगा। अगर हम अपने एलिमेंट को डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स दे देते हैं तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम एक तरह से उनके अलाइनमेंट को काफी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम समझ
समझ लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एलिमेंट्स है इनका जो डायरेक्शन है ये रो वाइज है। कहने का क्या मतलब, ये एलिमेंट रो वाइज प्लेस हुई हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो फिल हुआ, देन सेकंड रो फिल हुआ, देन अगर ये भी फिल हो जाए तो उसके बाद थर्ड रो फिल होना शुरू हो जाएगा। पर अगर हम चाहते हैं कि ये ऐसे रो वाइज फिल ना होके कॉलम वाइज फिल हो, कहने का मतलब कि पहले फर्स्ट कॉलम फिल हो, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, तो वो हम कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन का। और फ्लेक्स डायरेक्शन में हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, कॉलम के। तो ये कॉलम करते ही हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कॉलम वाइज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, और अगर हम इसे कॉलम ना रख के रो कर दें तो ये अगेन रो वाइज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है ये बाय डिफॉल्ट रो पर ही सेट होता है, यानी कि अगर हम फ्लेक्स बॉक्स को ना भी बताएं कि उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए तो बाय डिफॉल्ट रो ही सेट रहेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो इसे हटा देते हैं। इसके बाद हमारी दो प्रॉपर्टी और होती हैं जो कि है अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये जो मार्जिन था यहाँ पर, इस मार्जिन को हम हटा लेते हैं तो हमें ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक और काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि अपने HTML फाइल में इन इतने सारे पैराग्राफ टैग्स को हटा के सिर्फ 2 पैराग्राफ टैग्स को रखेंगे। तो इन सभी को एक बार हटा लेते हैं। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम जस्टिफाई कंटेंट को समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको एक और बात ध्यान रखना होगा कि ये जो जस्टिफाई कंटेंट होता है ये फ्लेक्स डायरेक्शन के अक्रॉस अप्लाई होता है, और ये जो अलाइन आइटम है ये फ्लेक्स डायरेक्शन के अपोजिट अप्लाई होता है। कहने का मतलब क्या, कि अगर हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो पर सेट है तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ये अक्रॉस रो अप्लाई होगा, और ये जो अलाइन आइटम है ये अक्रॉस कॉलम अप्लाई होगा। ओके, यानी कि अप्लाई अक्रॉस कॉलम और ये अप्लाई अक्रॉस रो। कब, इफ फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो, और ये कॉलम पे कब अप्लाई होगा, इफ फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। यानी कि जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा तो ये अक्रॉस कॉलम पे अप्लाई होगा और ये अक्रॉस रो अप्लाई होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम समझते हैं कि इन दोनों का यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर है ये एक्स्ट्रा स्पेस इन दोनों एलिमेंट्स के बीच हो, और ये चीज हमें किस डायरेक्शन के क्रॉस चाहिए, रो के क्रॉस। तो रो के क्रॉस चाहिए तो हमें रो वाले सेगमेंट को टारगेट करना होगा। तो यहाँ पहले हम देखेंगे कि हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है। तो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन है रो, तो इसलिए हम जस्टिफाई कंटेंट को टारगेट करेंगे। तो यहाँ हम सिंपली लिख देंगे स्पेस बिटवीन। ये करने से कुछ ऐसा रिजल्ट हमारे पास आएगा। यहाँ क्या हुआ कि जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था वो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में आ गया। और सेम अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। स्पेस बिटवीन को हमने देख लिया। स्पेस अराउंड का क्या मतलब, तो स्पेस अराउंड का मतलब वो जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो साइड में भी आ जाए और बीच में भी आ जाए। और इस केस में आप यहाँ देखेंगे तो बीच में मैक्सिमम स्पेस है। कहने का मतलब ये हमारे एलिमेंट्स के बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगा, और जो साइड का स्पेसिंग है वो कम रहेगा, जैसे इधर कम है और इधर भी कम है। आई होप ये भी आपको देखने से क्लियर हो ही रहा होगा। सेम हम यहाँ इसे रिप्लेस कर देते हैं स्पेस इवनली से। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्पेस था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह, मतलब जितना स्पेस यहाँ उतना ही स्पेस यहाँ और उतना ही यहाँ। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इन दोनों एलिमेंट्स में कोई भी चेंज ना आए, यानी ये स्टार्ट पर ही रहे, तो क्या तो हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या तो हम इसे फ्लेक्स स्टार्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब फ्लेक्स स्टार्ट क्या है, वो यही है कि ये दोनों एलिमेंट्स स्टार्ट पे रहेंगे, और जस्टिफाई कंटेंट का बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू सेट होता है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इसे फ्लेक्स एंड भी कर सकते हैं। फ्लेक्स एंड का क्या मतलब, ये दोनों एलिमेंट जो है ये एंड में शिफ्ट हो जाएं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। सेम हम सेंटर भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों एलिमेंट सेंटर पे आ जाएं, तो इस केस में हम फ्लेक्स सेंटर नहीं लिखेंगे, हम ओनली सेंटर लिखेंगे। तो इस केस में हमारे दोनों एलिमेंट जो है सेंटर में आ गए। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर ही नहीं, हम अगर हमारे पास 5, 6, 10, 12 जितने भी एलिमेंट्स होते उन सब पर सेम तरीका अप्लाई होता। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जस्टिफाई कंटेंट क्लियर होगा। इसके बाद हम समझ लेते हैं अलाइन आइटम क्या होता है। तो अलाइन आइटम का भी कुछ सेम काम होता है, बस ये जो है अक्रॉस यहाँ पर कॉलम अप्लाई होगा, यानी हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो था तो ये कॉलम वाइज अप्लाई होगा। तो हम सेम यहाँ इसे भी कर सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट करने का क्या मतलब, तो पहले तो हम पकड़ लेंगे कॉलम की तरफ, तो स्टाइलिंग कॉलम की तरफ अप्लाई होगा और कॉलम में इसे स्टार्ट पे रखना है। तो कॉलम का स्टार्ट यहाँ से होगा तो हमारा एलिमेंट यहाँ पे है। सेम अगर हम इसे चाहें तो फ्लेक्स एंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है कॉलम के एंड में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों एलिमेंट्स हमारे एंड पे आ जाने चाहिए थे, पर ये क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे डिव में इनफ हाइट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिव को हाइट दे देंगे हम
500 पिक्सल का। 500 पिक्सल कुछ इतना होगा। तो ये हमारे जो दोनों एलिमेंट्स थे ये एंड पे आ गए। सेम अगर हम चाहें तो इन्हें सेंटर पे भी रख सकते हैं, तो फ्लेक्स एंड ना रख के हम इसे सेंटर भी रख सकते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट जो थे ये सेंटर पे आ गए। अब तो इन दोनों का कुछ ये यूज होता है। आई होप आपको अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है कंप्लीट। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में CSS पार्ट 5 के साथ।